हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा के अंदर स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जावा की स्ट्रिंग वाली वीडियो में, जिसमें मैंने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, आप लोगों ने उस स्ट्रिंग वाली वीडियो में काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि स्ट्रिंग के ऊपर काम करने वाले और भी कौन से फंक्शंस होते हैं जावा में, जो ज़्यादातर हमें पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं कि ये फंक्शंस कौन कौन से हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। जावा स्ट्रिंग फंक्शंस में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इक्वल्स फंक्शन के बारे में। इक्वल्स फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग MyStr मैंने लिखा, MyStr करके डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी हेलो जावा, सेमीकोलन लगाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, हमारी क्लास है, और MyStr हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लास से बनता है एक ऑब्जेक्ट, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जबकि यहाँ पर ये एक डेटा टाइप और ये एक वेरिएबल की तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन है ओरिजिनली ये एक क्लास और ये एक ऑब्जेक्ट। चलिए समझने के लिए हम इसे डेटा टाइप और इसे वेरिएबल मान लेते हैं। ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है और ये उसके अंदर रखी गई एक वैल्यू है। अब इक्वल्स का काम क्या होता है, ये दो स्ट्रिंग्स को चेक करता है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। इसी तरह से मैं दूसरी स्ट्रिंग भी ले लेता हूं MyStr2 नाम से, और इसके अंदर मैं हेलो पाइथन रख देता हूं। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग है, MyStr के अंदर हेलो जावा और MyStr2 के अंदर हेलो पाइथन। अब हम यहां पर जब प्रिंट करेंगे तो system.out.println यानी SOPLN के अंदर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे MyStr इक्वल है या नहीं, कंपेयर करना है किससे, str2 से। तो हम यहां पर लिखेंगे डॉट इक्वल्स फंक्शन लगाएंगे। ध्यान रहे इक्वल्स होता है, इक्वल नहीं होता है। पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के बाद दूसरी वाली स्ट्रिंग जो कि MyStr2 वेरिएबल के अंदर है, तो हम यहां पर MyStr2 दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वल्स फंक्शन है वो SOPLN के अंदर भी वर्क कर सकता है, इसके अलावा ये बाहर भी वर्क कर सकता है। आप इसका यूज SOPLN के अंदर ना करके आप बाहर भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। MyStr को कंपेयर करेगा इक्वल्स फंक्शन MyStr2 से। तो MyStr में क्या पड़ा है, हेलो जावा पड़ा हुआ है। क्या ये इक्वल है MyStr2 के? MyStr2 में तो पड़ा हुआ है हेलो पाइथन, तो ये इसके इक्वल नहीं है, यानी दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। ना होने के केस में ये देगा फॉल्स, और अगर दोनों इक्वल होती तो ये देता ट्रू। तो यहाँ पर ये हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स के केस में यानी कि एक बुलियन आंसर रिटर्न करेगा। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट देना। तो अगर हमारे पास ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट आता है तो उसे हम बुलियन रिजल्ट बोलते हैं। बुलियन भी एक प्रकार का डेटा टाइप है, जैसे कि नॉर्मली हमारे डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड सो ऑन। अच्छा, अगर मान लिया कि हम इसको बाहर रखते, SOPLN के अंदर नहीं लिखते, तो फिर क्या होता। अब मान लिया कि ये हमारा इक्वल्स फंक्शन लगा हुआ है, लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। अब ये रिटर्न जो करेगा रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स, उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे, उसे हम स्टोर करेंगे इक्वल टू करके एक वेरिएबल में इस तरफ। तो यहाँ पर जो इक्वल्स फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। उस ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करने के लिए इधर वेरिएबल होना चाहिए। लेट्स सपोज रेस यानी रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। अब बात आ रही है कि भाई यहाँ से जो रिटर्न होकर के आ रहा है वो आ रहा है ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स रिजल्ट को बुलियन रिजल्ट बोला जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो जो वेरिएबल हमारा इस रिजल्ट को यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर कर रहा है वो भी बुलियन डेटा टाइप का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको चाहे तो आप यहीं पर आगे लगा सकते हैं बुलियन, या फिर आप ऊपर डिक्लेयर कर लीजिए और नीचे केवल वेरिएबल दे दीजिए। जैसे कि अगर हम ऊपर बुलियन रेस रख दें, लेट्स सपोज कि ऐसे बुलियन रेस कर दिया, यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बुलियन टाइप का रिजल्ट को। अब यहाँ पर रेस को इक्वल टू करके यहाँ पर लगा दीजिए और डेटा टाइप आगे से हटा दीजिए। तो यहाँ पर इक्वल्स फंक्शन को लगा करके रेस में आ जाएगा हमारा ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट, और नीचे फिर system.out.println करके यानी कि शॉर्ट में SOPLN करके रेस के अंदर हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इक्वल्स फंक्शन ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट देता है। क्या करके, कंपेयर करके कि क्या आगे वाली स्ट्रिंग पीछे वाली स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं है।
अगर दोनों में हेलो जावा और हेलो जावा होता, दोनों एग्जैक्टली सेम होती, तो यहाँ पर ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता। लेट्स सपोज कि यहाँ पर पाइथन ना होकर के जावा है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली दोनों स्ट्रिंग्स सेम है, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न होगा ट्रू और रेस्ट में जाएगा ट्रू, यहाँ पर प्रिंट होगा हमारा ट्रू रिजल्ट। अब मान लिया जावा का जे कैपिटल ना होकर के जे छोटा है, अब अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस आ गया दोनों स्ट्रिंग्स में, तो यहाँ पर ये क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों स्ट्रिंग्स, इस वजह से ये फॉल्स रिटर्न करेगा और यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होगा। यहाँ पर ये इक्वल्स फंक्शन जो है वो हमारा केस को भी ध्यान रखता है कि हमारा जो लेटर्स लिखे गए हैं वो एग्जैक्टली अपर केस में है और लोअर केस में है, यानी कि जो अल्फाबेट ऊपर वाली स्ट्रिंग में अपर केस में है वही अल्फाबेट नीचे भी अपर केस में ही होना चाहिए, और जो अल्फाबेट ऊपर लोअर केस में है वो अल्फाबेट नीचे भी लोअर केस में ही होना चाहिए। तो अपर केस और लोअर केस को ध्यान में रखते हुए इक्वल्स फंक्शन ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करता है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है इक्वल्स इग्नोर केस। सेकेंड फंक्शन है हमारा इक्वल्स इग्नोर का आई बड़ा और केस का सी बड़ा। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन का नाम है, ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर कैमल केस को फॉलो करता है जावा, तो इस वजह से तो यहाँ पर पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा है और बाकी सभी वर्ड्स के पहले लेटर बड़े। इग्नोर एक अलग वर्ड है तो इसका आई बड़ा, केस एक अलग वर्ड है तो इसका सी बड़ा है। और जैसे आपको कैमल केस में यहाँ पर लिख के दिखाया गया है वैसे ही आपको लिखना है। आप कोई भी अपर केस का लेटर स्मॉल केस में नहीं बनाएंगे वरना ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब इक्वल्स फंक्शन के साथ साथ अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल्स इग्नोर केस। तो अब ये कैसे काम करेगा आइए देखते हैं। ये भी उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमारा इक्वल्स फंक्शन काम करता था। तो यहाँ पर हम पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यानी SOPLN लिख लेते हैं। अब अंदर जाएंगे, फिर से mystr डॉट इक्वल्स इग्नोर केस mystr2। अब यहां पर इक्वल्स इग्नोर केस कैसे काम करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा लेकिन केस को इग्नोर कर देगा। यानी कि कहने का मतलब बस इतना सा है कि काम पूरा ये एग्जैक्टली वैसे ही करता है जैसे हमारा इक्वल्स फंक्शन करता था, लेकिन ये हमारा केस को इग्नोर कर देगा। कोई अगर अपर केस का लेटर यहाँ पर दूसरे में लोअर केस में बना गया है तब भी ये इक्वल ही कह देगा, यानी कि ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा ना कि फॉल्स। इसी तरह से अगर यहाँ पर कैपिटल एच है और यहाँ पर मैं स्मॉल बना दूं तब भी ये दोनों को सेम ही बताएगा, डिफरेंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर केस को बस इग्नोर कर दिया जाता है, अपर केस लोअर केस को फॉलो नहीं किया जाता। ज़रूरी नहीं कि अपर केस में ऊपर दिया गया है तो वो नीचे भी अपर केस में ही होना चाहिए, या फिर ऊपर अगर लोअर केस में दिया है तो नीचे भी लोअर केस में ही होना चाहिए। एक में अपर केस और दूसरे में लोअर केस भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग्स का बस सेम होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंपेयर टू। कंपेयर का सी छोटा है और टू का टी बड़ा है, यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं है। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, कंपेयर टू दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और कंपेयर करके रिजल्ट जो देता है वो ट्रू और फॉल्स में नहीं देता है, ये थोड़ा सा अलग काम करता है। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इस बार मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना लिख कर शॉर्ट में SOPLN लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है। अंदर जाएंगे, यहाँ पर mystr डॉट कंपेयर टू लगाएंगे और कंपेयर टू के बाद अंदर दे देंगे ब्रैकेट में mystr2 को। अब यहाँ पर कैसे काम करेगा कंपेयर टू फंक्शन, कहा जाता है कि कंपेयर टू जो फंक्शन है वो दो स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है कि अगर हमारी पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग में, ये देखिए यहाँ पर हेलो जावा दिया है, दूसरे में भी हेलो जावा दिया है, लेकिन एक में अपर केस है एक में लोअर केस है। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर अल्फाबेट्स में, ABCD चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो, सीरियल ऑर्डर में क्या है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर दोनों में कैपिटल H है और यहाँ पर भी कैपिटल J है, यानी एग्जैक्टली दोनों स्ट्रिंग्स हमारी सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सेम होती हैं तो कंपेयर टू फंक्शन रिटर्न करता है इक्वल होने पर 0 रिजल्ट रिटर्न करता है, ना कि ट्रू या फिर फॉल्स। तो पहली चीज,
अगर हमारा कंपेयर टू फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा है और दोनों स्ट्रिंग्स हमारी एग्जैक्टली सेम है, तो हमारा कंपेयर टू फंक्शन रिजल्ट में 0 रिटर्न करता है। 0 का मतलब दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर दोनों में डिफरेंस हो जाता है तो कैसे काम करेगा। लेट्स सपोज कि यहां पर दिया हुआ है एप्पल और यहां पर दिया हुआ है चेरी। यहां पर हम जानते हैं कि जो अल्फाबेट्स होते हैं कंप्यूटर में, इनकी एस्काई वैल्यूज होती हैं। एस्काई वैल्यूज आपने सुन रखी होंगी। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक होता है 65 से 90, वहीं पर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक होता है 97 से 122। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैपिटल ए का एस्काई वैल्यू क्या है। कैपिटल ए का 65 है, तो यहाँ पर कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू 65 हो गई। और यहाँ पर सी की एस्काई वैल्यू क्या होगी भाई, अगर कैपिटल ए 65 है तो कैपिटल बी क्या होगा, 66 होगा। इसी तरह कैपिटल सी क्या होगा, 67 होगा। तो यहाँ पर कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू 67 है। तो यहाँ पर अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा कंपेयर टू फंक्शन क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा और दोनों के पहले लेटर का जो एस्काई वैल्यू है, जैसे कि इसके 65 है, इसका 67 है, तो पहले 65 में से ये 67 को घटाएगा तो रिटर्न में क्या आएगा, -2। तो ये जो -2 है वो रिटर्न कर देगा। यानी कि अगर पहली स्ट्रिंग लेस देन है स्ट्रिंग 1 लेस देन है स्ट्रिंग 2 से। कैसे, स्ट्रिंग 1 लेस है स्ट्रिंग 2 से, क्योंकि स्ट्रिंग 1 का जो एस्काई वैल्यू है वो कम है और स्ट्रिंग 2 की जो एस्काई वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग 1 की एस्काई वैल्यू लेस देन स्ट्रिंग 2 है तो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 को घटाएगा, यानी एस्काई वैल्यूज को इनको डिफरेंस निकालेगा। तो 67 में से 65 गया तो आया 2, और दोनों में से बड़ा नंबर है 67 तो उसके साथ माइनस का सिंबल है, इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिया। तो रिटर्न में आएगा -2। तो दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हुए अगर पहली वाली स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है उसका एस्काई वैल्यू और दूसरी वाली स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है उसकी एस्काई वैल्यू में अगर डिफरेंस आता है, तो अगर पहला वाला का एस्काई वैल्यू कम है और दूसरे वाले का ज़्यादा है तो पहले से दूसरे को घटा करके रिजल्ट आएगा माइनस में। और माइनस में आने का मतलब है कि हमारी पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो छोटी है। इसी प्रकार से मान लिया कि यहाँ पर एप्पल ना होकर के इसमें चेरी होता और इसमें एप्पल होता, तो इसकी एस्काई वैल्यू 67 हो जाती और इसकी 65 हो जाती। तब इस 67 में से ये 65 को घटाता और आंसर आता +2। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 निकलती है तो ऐसे केस में रिजल्ट जो होता वो पॉजिटिव नंबर आता। और रिजल्ट पॉजिटिव नंबर आने का मतलब है कि स्ट्रिंग 1 बड़ी है और स्ट्रिंग 2 छोटी है। ये मैंने तब बताया है जब ये चेरी उसमें होता और ये एप्पल इसमें होता। तो चेरी का जो एस्काई वैल्यू सी का होता वो 67 इसमें आता और एप्पल का जो 65 एस्काई वैल्यू है वो इसके पास होता। तो 67 में से 65 तब मैं घटाता, तो 67 में से 65 घटाने पर आया है +2। इस वजह से +2 अगर आ रहा है या प्लस का कोई भी अंक आ रहा है, इसका मतलब है कि पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो बड़ी है और स्ट्रिंग 2 छोटी है। तो इस प्रकार से हमारा कंपेयर टू फंक्शन 3 प्रकार के रिजल्ट देगा। अगर 0 दे रहा है इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है एग्जैक्टली, और अगर माइनस का कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि पहले वाली स्ट्रिंग जो है वो छोटी है और दूसरी वाली स्ट्रिंग बड़ी है। कैसे, लेक्सिकोग्राफिकली, यानी अल्फाबेट के सीरियल ऑर्डर में ए पहले आता है, सी बाद में आता है। तो बाद में आने वाला कैरेक्टर बड़ा और पहले आने वाला जो कैरेक्टर है वो छोटा होता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर एप्पल लिखते हैं और दूसरे वाले में भी APRGL लिखते हैं, तो यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल है, यहाँ पर भी पहला लेटर कैपिटल है, तो इसका भी 65, इसका भी 65। अब P का देखेगा, P का क्या होगा, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, तो यानी 97 से 122। ABCDEFGHIJKLMNOP, तो ये 97 था, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। तो यानी कि P का हो गया 112। इसी तरह से इसमें भी 112। तो दो अल्फ़ाबेट्स को ऊपर और नीचे कंपेयर करने पर कंपेयर टू फंक्शन अगर दोनों को सेम पाता है, इसमें भी सेम पाता है, तो थर्ड वाले पे जाएगा। ये इस तरह से करते करते हर एक अल्फ़ाबेट को कंपेयर करता रहेगा जब तक उसे अलग ना मिल जाए। और अलग नहीं मिलता है, हर एक लेटर को कंपेयर करते करते सारे लेटर सेम मिलते हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर
पहला लेटर कंपेयर किया, दोनों का स्काई वैल्यू सेम है। दूसरा लेटर कंपेयर किया तो इसका भी 112 है, इसका भी 112 स्काई वैल्यू है। थर्ड वाले पे जब जाएगा तो इसका तो 112 है, लेकिन आर का क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू आर, पी का है 112 तो 113 114, आर का हो जाएगा 114, यानी कि 112 में से 114 को माइनस करेगा तो आएगा फिर से माइनस का 2, और माइनस का 2 आने का मतलब है कि ये वाली स्ट्रिंग छोटी साबित हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी, तो रिजल्ट हमारा माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से हमारा कंपेयर टू फंक्शन लेक्सिकोग्राफिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। लेक्सिकोग्राफिकली का फिर से मैं मतलब बता देना चाहता हूं, अल्फाबेट वाइज सीरियल ऑर्डर में होना, कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है कौन सा अल्फाबेट बाद में आ रहा है उसको कंपेयर करते हैं अगर, तो लेक्सिकोग्राफिकली कंपैरिजन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कंपेयर टू फंक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंपेयर टू, कंपेयर का सी छोटा, टू का टी बड़ा, इग्नोर केस आई बड़ा और केस का सी बड़ा। अब ये भी सेम उसी प्रकार से काम करेगा जैसे हमारा कंपेयर टू फंक्शन काम कर रहा था, बस इसमें भी वही डिफरेंस है कि कंपेयर टू केस को पकड़ रहा था, यानी कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट कर रहा था। वहीं पर हमारा जो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन है ये अल्फाबेट तो कंपेयर करेगा बट स्काई वैल्यू में अपर केस और लोअर केस को नहीं देखेगा, अपर केस और लोअर केस को इग्नोर कर देगा। बाकी सारा का सारा काम उसी तरह से है, जैसे कंपेयर टू फंक्शन लेक्सिकोग्राफिकली कंपैरिजन करता था उसी प्रकार से हमारा कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन भी लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करके दो स्ट्रिंग्स को रिजल्ट में 0, माइनस का कोई संख्या या फिर प्लस का कोई संख्या, इन तीन रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट हमें प्रदान करता है। बस ये इग्नोर केस का मतलब क्या है कि केस को ध्यान में नहीं रखेगा, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस नहीं करेगा जब तक उसे अल्फाबेट डिफरेंट नहीं मिल जाते, सिर्फ अल्फाबेट डिफरेंट होने के केस में ही ये डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अपर केस या लोअर केस से इसे फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, किसी एक स्ट्रिंग को देखेगा और उस स्ट्रिंग के अंदर जा करके किसी पर्टिकुलर एक अल्फाबेट या एक से अधिक अल्फाबेट्स को ढूंढेगा और उसके स्थान पर किसी नए स्ट्रिंग को या फिर नए अल्फाबेट या फिर कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को स्टोर कर देगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास MyStr नाम से, इसके अंदर मैंने रख दिया दिस इज जावा वीडियो, और SOPLN में जाता हूं यानी system.out.println में, और यहां पर मैं लिखता हूं MyStr में जाओ तो MyStr डॉट रिप्लेस फंक्शन लगाया मैंने, और इसमें क्या करना है, डबल कोड में दिखा देंगे कि भाई इज एक वर्ड है इसको ढूंढो कॉमा, और इज जहां पर भी मिले वहां पर वॉस को लिख दो, सॉरी एक ब्रैकेट और लगेगा, ये वाला पैरेंथेसिस इसका है और ये वाला पैरेंथेसिस इसका है। तो यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, MyStr नाम की स्ट्रिंग के अंदर जाएगा और इसमें इज को ढूंढा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक इज मिलेगा तो जो पहला इज मिल गया वहाँ पर जा करके ये वॉस कर देगा। इसी प्रकार से अगर इसको ना ढूंढ करके मैं JA को ढूंढता हूँ तो यहाँ पर JA यहाँ पर मिलेगा इसे, तो इस JA को हटा देगा और JA को हटा करके यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर वॉस को लिख देगा, और WASVA ये पूरा एक वर्ड बन करके इस पूरी स्ट्रिंग के साथ, यानी कि ये पूरी एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी और नई स्ट्रिंग हमें रिजल्ट के रूप में मिल जाएगी, क्योंकि भाई हमने इस रिप्लेस फंक्शन को SOPLN में लिख रखा है। तो रिप्लेस फंक्शन इस स्ट्रिंग में जा करके इस वर्ड को ढूंढेगा। आप यहाँ पर वर्ड भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर एक अल्फाबेट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने दिया है इसको ढूंढा जाएगा और इसको हटा करके ये रख दिया जाएगा उस स्ट्रिंग में, और इससे जो मिल करके नई स्ट्रिंग बनेगी हमें, वो नई स्ट्रिंग रिजल्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अच्छा मान लेते हैं जैसे यहाँ पर पहले इज लिखा हुआ था, यहाँ पर इज ही लिखा हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये वाला इज ढूंढा जाएगा, ये पहले इस को पा जाएगा, यहाँ पर IS एक साथ इज मिलेगा और यहाँ पर ये वॉस को रख देगा और उसके बाद ये स्ट्रिंग को उठा करके दे देगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग में कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं है। अब सब स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पर भी हमारे पास MyStr नाम से एक स्ट्रिंग दी हुई है और यहाँ पर पहले जैसा कर लेते हैं जावा वीडियो,
अब सब स्ट्रिंग का काम क्या है, लेट सपोज कि SOPLN में लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन को लगाता हूँ mystr डॉट सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग फंक्शन में हम क्या देते हैं, 2 वैल्यूज देते हैं, यानी 2 नंबर्स देते हैं, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर 1,5। आप एक नंबर भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी 2 नंबर को ऊपर काम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हम 2 नंबर देते हैं तो क्या कहता है। यहाँ पर 1 का मतलब क्या है भाई, स्ट्रिंग क्या होती है, एक प्रकार की एरे ही तो होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर सभी के इंडेक्स नंबर क्या होंगे, पहले T का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, H है 1, I है 2, इज है 3, फिर स्पेस 4, 5, 6, फिर स्पेस 7, 8, 9, 10, 11, स्पेस 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर 1 नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। तो 1 नंबर इंडेक्स से 5 नंबर इंडेक्स तक हमने एक लिमिट दे दी कि यहाँ पर सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर से एक दूसरी सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है एक स्ट्रिंग का एक छोटा सा हिस्सा, किसी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का पार्ट निकालना। अगर किसी स्ट्रिंग से कोई स्ट्रिंग का टुकड़ा निकालते हैं, वो टुकड़ा हमारा सब स्ट्रिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माई स्ट्रिंग नाम की स्ट्रिंग में जाने को हमने बोला है और उसके अंदर से एक सब स्ट्रिंग निकाल के लाने को बोला है। तो एक सब स्ट्रिंग क्या निकाल के लानी है, 1 नंबर इंडेक्स से 5 नंबर इंडेक्स तक की वैल्यू। तो यहाँ पर ये होता है स्टार्ट इंडेक्स, और दूसरा वाला जो नंबर हम देते हैं वो होता है हमारा एंड इंडेक्स। जबकि यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स जो होता है वो इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, और ये होता है एक्सक्लूसिव। अब ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है, देखिए 1 से स्टार्ट करेगा तो 1 पर है ये H, फिर 2, 3, 4 और 5 नंबर इंडेक्स पर है I। तो ये 5 वाला जो है एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ये जो लिस्ट 1 के तैयार हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, इस लिस्ट में ये 5 वाला इंक्लूड नहीं कराया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, यानी कि इस 5 से एक कदम पहले ही रुक जाएगा हमारा। इसका मतलब है कि 1 वाला यानी H आएगा, फिर I आएगा, फिर S आएगा, फिर जो लास्ट में स्पेस बचता है वो स्पेस भी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो I आ रहा है वो I नहीं इंक्लूड होगा। तो यहीं पर अगर मैं 5 ना करके मैं कर देता हूँ 7, तो यहाँ पर 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, और 7 नंबर पे जो स्पेस है हमारा वो स्पेस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास अगली बार क्या आ जाएगा, S के बाद एक स्पेस, फिर I, फिर S। तो यहाँ पर हमारे पास S तक आया, यानी कि 7 की जगह ये 6 नंबर इंडेक्स पर ही रुक जाएगा, और इतने स्ट्रिंग्स यानी कि इतने लेटर्स हमें इस स्ट्रिंग से मिल जाएंगे या प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम कर रहा है, एक सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर जाता है, और जो यहाँ पर हम 2 नंबर्स दे रहे हैं उन 2 नंबरों के बीच में जितने भी लेटर्स होते हैं उन लेटर्स को निकाल करके लाता है। ये जो नंबर्स हम दे रहे हैं वो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, जिसमें पहला वाला इंक्लूडेड रहता है और दूसरा वाला जो इंडेक्स नंबर है वो एक्सक्लूडेड रहता है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये लिस्ट में शामिल नहीं होता है। जब ये काउंट करता हुआ 1 से जाएगा, लेट सपोज कि 1 ना करके यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 4 से काउंट करना स्टार्ट करेगा। 4 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा तो 4, 5, 6 तक जाएगा, यानी कि 7 से एक कदम पहले ही रुक जाएगा। तो 4, 5, 6 3 लेटर्स हमारे पास अगली बार प्राप्त होंगे हमें। तो उम्मीद करता हूँ सब स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्टार्ट्स विद फंक्शन। विद का W बड़ा है। लेट सपोज फिर से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं mystr, और इसमें मैं रख देता हूं दिस इज अ ट्यूटोरियल। अब यहां पर SOPLN में जाते हैं और लिखते हैं mystr डॉट स्टार्ट्स विद। यहां पर मैंने दे दिया हेलो। अब स्टार्ट विद फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग में जाएगा और चेक करेगा क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है इससे। अगर दी गई स्ट्रिंग, ये जो भी हमारी स्ट्रिंग है, वो अंदर दिए गए लेटर, चाहे वो आपने स्ट्रिंग दे रखा हो, चाहे वो एक अल्फ़ाबेट ही क्यों ना दे रखा हो, आप अगर एक अल्फ़ाबेट देंगे तो यहाँ पर सिंगल कोट में देंगे। यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो आपको डबल कोट में देना है। तो स्टार्ट विद फंक्शन कैसे काम करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, mystr में गया और ये चेक किया क्या mystr के अंदर जो स्ट्रिंग दी गई है वो क्या हेलो से स्टार्ट हो रही है। अगर स्टार्टिंग इसकी हेलो से हो रही होती तो ये ट्रू रिटर्न करता, और अगर स्टार्टिंग हेलो से नहीं हो रही है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा।
यानी कि ये भी एक क्या करता है, बुलियन रिजल्ट ही रिटर्न करता है, ट्रू या फिर फॉल्स के केस में। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर दिस कर देता हूँ तो अब ये क्या करेगा, दिस को कंपेयर करेगा कि क्या इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग दिस से हो रही है, यहाँ पर दिस से हो रही है स्टार्टिंग, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बस इतना सा इसका काम है। इसी प्रकार से होता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन भी, जो कि है एंड्स विद फंक्शन। ये स्टार्ट की जगह पर हो जाएगा एंड्स विद। इसी तरह से यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर हो जाएगा एंड्स, और ये चेक करता है कि क्या इस स्ट्रिंग की जो एंडिंग है लास्ट में वो इससे हो रही है। यहां पर अगर मैं ट्यूटोरियल लिख देता हूं तो एंड्स विद फंक्शन पीछे से कंपेयर करेगा स्ट्रिंग को कि क्या इस स्ट्रिंग की जो एंडिंग है वो इससे हो रही है। हमारी इस स्ट्रिंग की एंडिंग भी ट्यूटोरियल है, यहाँ पर भी ट्यूटोरियल, तो हमारी इस स्ट्रिंग की एंडिंग ट्यूटोरियल से हो रही है, तो यहाँ पर एंड्स विद फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं HER हर, तो क्या हमारी इस स्ट्रिंग की एंडिंग हर से हो रही है, नहीं, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं RIAL लिख देता हूँ, क्या हमारी इस स्ट्रिंग की एंडिंग रियल से हो रही है, यहाँ पर देखिए लास्ट में रियल आ रहा है, तो यहाँ पर भी एंडिंग इस रियल से हो रही है, तो ये भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे हमारे दो फंक्शंस, स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। स्टार्ट विद एक स्ट्रिंग की स्टार्टिंग देखता है कि क्या दिए गए अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट्स के ग्रुप जो है उससे हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, और इसी प्रकार से एंड्स विद फंक्शन ये चेक करता है कि क्या हमारी दी गई स्ट्रिंग दिए गए अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट के ग्रुप से एंड हो रही है या नहीं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी मैं सारे फंक्शंस को बोर्ड पर बताने के बाद लैपटॉप पर भी बता दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो। फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने फंक्शंस बोर्ड पर, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली लैपटॉप पर करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन बचा है हमारा, जो कि हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन थोड़ा सा अलग काम करता है, जिसमें वैल्यू का व्यू छोटा है और ऑफ का ओ बड़ा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को एक नई चीज के बारे में बताना पड़ेगा, जो कि है हमारा रैपर क्लासेस। अब रैपर क्लासेस क्या होती हैं? जैसे कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जानते हैं। प्रिमिटिव का मतलब जो पहले से बने बनाए डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, तो ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और इन डेटा टाइप से क्या बनता है? वेरिएबल बनता है। तो आगे डेटा टाइप, पीछे वेरिएबल लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने C नाम का वेरिएबल ले लिया, D ले लिया, E ले लिया, NF ले लिया, तो ये हमारे वेरिएबल हैं और ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि भाई ये जैसे डेटा टाइप्स होते हैं, इसी प्रकार से कुछ क्लासेस भी बनाई गई हैं जिनको रैपर क्लासेस बुलाया जाता है। अब रैपर क्लासेस क्या होती है, उनका काम क्या होता है? जैसे हमारा इंट लिखा हुआ है, तो इंट के लिए भी एक रैपर क्लास होती है, जैसे इंटीजर। यहाँ पर इंट केवल लिखा जाता है, यहाँ पर इंटीजर पूरा लिखा जाता है। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी रैपर क्लासेस भी क्या है, एक प्रकार की क्लासेस हैं, पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जावा में हर एक क्लास का पहला लेटर बड़ा होता है, तो यहाँ पर रैपर क्लासेस में भी पहला लेटर हम बड़ा ही बनाएंगे। इसी तरह से फ्लोट के लिए हमारे पास फ्लोट नाम की रैपर क्लास होती है। डबल के लिए डबल का डी बड़ा रहेगा। तो अब जानते हैं कि भाई जैसे कि अगर हमारे डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट और डबल बने ही थे पहले से ही, यहाँ पर मैं कैरेक्टर को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर के लिए रैपर क्लास की कोई बात नहीं। अब यहाँ पर रैपर क्लास बनाई क्यों गई? क्योंकि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप था, तो यहाँ पर इंटीजर नाम से फुल एक रैपर क्लास बना दी गई, जिसमें आई कैपिटल होगा। इसी तरह फ्लोट के लिए कैपिटल F और डबल के लिए कैपिटल D हो जाता है। यहाँ पर फ्लोट और डबल तो वैसे ही लिखे हैं, जबकि यहाँ पर इंट की जगह पर इंटीजर कंप्लीट लिखा गया है। रैपर क्लास को बनाने का मकसद क्या था? तो देखिए, रैपर क्लास को बनाया क्यों गया? क्योंकि नॉर्मली जब कोई डेटा टाइप से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें रखते हैं एक वैल्यू, और वहीं पर अगर किसी वेरिएबल के अंदर रखी गई वैल्यू को हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हमने बनाई है रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस की मदद से हम किसी वेरिएबल के अंदर रखी गई वैल्यू को किसी ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम होता है। यहाँ पर लेट्स सपोज कि इंटीजर a नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने 10 रख दिया। अब इस a के अंदर रखी गई जो वैल्यू है, इसको वैल्यू ही बोलेंगे। वहीं पर अगर मैं एक इंटीजर रैपर क्लास की मदद से एक b नाम का वेरिएबल बनाता हूं, तो ये वेरिएबल ना बन करके ये क्लास है, जो कि रैपर क्लास है। तो रैपर क्लास से बनेगा एक b ऑब्जेक्ट। यहाँ पर a एक वेरिएबल है, जबकि जो b है वो एक ऑब्जेक्ट है। वहीं पर जैसे इंट डेटा टाइप था, वहीं पर इंटीजर क्या है, एक क्लास है, यानी कि रैपर क्लास है। तो अब
इस वेरिएबल में रखी गई वैल्यू को हम एक इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर b नाम का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, हम इसको लिखेंगे b इक्वल टू रैपर क्लास लगाएंगे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन को लिखेंगे, ऑफ का वो बड़ा रहेगा, और इसके अंदर हम अपना a वेरिएबल भेज देंगे। इससे क्या होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा काम क्या करता है, वैल्यू ऑफ क्या करता है कि अंदर आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू क्यों ना दे दें, चाहे आप यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू दें, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू क्यों ना दे दें। स्पेशली ये स्ट्रिंग्स के लिए बनाया गया है, लेकिन ये अदर डेटा टाइप की वैल्यू को भी कन्वर्ट कर सकता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, अंदर आप इंटीजर वैल्यू दें, चाहे डबल वैल्यू दें, चाहे आप स्ट्रिंग वैल्यू दें, जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं, जो कि एक वेरिएबल हो सकता है या फिर एक कोई वैल्यू भी हो सकती है। हमने यहाँ पर वैल्यू को वेरिएबल में रखा, वेरिएबल यहाँ भेज दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसको वैल्यू के रूप से बदल करके इंटीजर क्लास जो कि रैपर क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट में भेज देगी। अब इस ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट वही वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर a को प्रिंट करने पर 10 प्रिंट होता, उसी प्रकार से b को प्रिंट करने पर भी 10 प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर a एक वेरिएबल है, वहीं पर b क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो किसी भी डेटा टाइप से बने गए वेरिएबल या फिर वैल्यू को एक रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आप लोगों को, तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि इंटीजर रैपर क्लास मैंने लिखी और इससे बनाया मैंने एक a नाम का वेरिएबल इक्वल टू, फिर से हम इंटीजर लिखेंगे डॉट वैल्यू ऑफ लगाएंगे। लेट्स सपोज कि इसके अंदर मैंने 9 भेज दिया। तो अब ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इस 9 वैल्यू को इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर ऑब्जेक्ट यानी कि a नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। और इस ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में मिलेगा 9 ही। 9 पहले से एक इंटीजर था, आप चाहे तो यहाँ पर 9.0 दे दीजिए। यहाँ पर एक क्या हो गई, ये फ्लोट वैल्यू हो गई। फ्लोट वैल्यू को ये क्या करेगा, इंटीजर रैपर क्लास में रखेगा जिसे a नाम के ऑब्जेक्ट से हमने बनाया है। यहाँ पर इस 9.0 को ये क्या करेगा, इस फ्लोट से कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा और इंटीजर ऑब्जेक्ट में जो a नाम का ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर स्टोर कर देगा। तो ये 9.0 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 9 बन जाएगा। 0.0 इसका ट्रंकेट कर दिया जाएगा और उस 9 को a में रख देंगे और a को जब प्रिंट करेंगे तो हमारा केवल 9 प्रिंट होगा। अब ये 9 वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर रखी गई वैल्यू है। दैट मीन्स 9 जो कि इस a में स्टोर है, तो ये a हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई वेरिएबल है। इसी प्रकार से हमारी लेट्स सपोज कि फ्लोट नाम की एक रैपर क्लास है जिससे हमने b नाम का एक वेरिएबल बनाया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह से हम यहाँ पर फ्लोट लगाएंगे, डॉट वैल्यू ऑफ लगाएंगे और यहाँ पर कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया 14। तो अब ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि हमने फ्लोट नाम की रैपर क्लास को प्रोवाइड करी। तो फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो रैपर क्लास के अंदर बनाया गया एक फंक्शन है। तो सभी रैपर क्लास, चाहे इंटीजर रैपर क्लास हो, चाहे फ्लोट रैपर क्लास हो, चाहे डबल रैपर क्लास हो, सभी रैपर क्लास के साथ ये वैल्यू ऑफ फंक्शन काम करता है। यहाँ पर हमने फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ को लगाने का मतलब क्या बनता है कि हम इस वैल्यू ऑफ फंक्शन की मदद से दी गई वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, 14.0 बन जाएगी। 0.0 इसमें लगा दिया जाएगा। अब 0.0 लगाने के बाद उस 14.0 को b नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक वेरिएबल नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। जब हम इस b नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट होगा 14.0। इसी प्रकार से देख लेते हैं, जैसे कि डबल नाम की एक रैपर क्लास है जिससे हमने बनाया c नाम का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लगाएंगे डबल डॉट वैल्यू ऑफ, इस बार दे देते हैं लेट्स सपोज कि 18। अब 18 को डबल कोड में देने का मतलब क्या है कि 18 भले ही एक नंबर है, लेकिन उसे डबल कोड में देने का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने दिया। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन को स्ट्रिंग प्रोवाइड करी है, जो कि भले ही एक नंबर दिया गया है। तो ये इस स्ट्रिंग का डबल कोड को हटा देगा और 18 को उठाकर डबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। डबल का मतलब यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट लगा दिया जाएगा, यानी कि 18.0 ये भी बन जाएगा और 18.0 बनने के बाद c नाम के वेरिएबल में रख दिया जाएगा। वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट, मैं बार बार ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये a, b एंड c ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस रैपर क्लासेस से बनाए गए हैं, ना कि ये एक वेरिएबल है। जब इस c नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा
18.0। तो उम्मीद करता हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन का काम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। मैं फिर से दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ क्या करता है, दी गई किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को या फिर वेरिएबल को, यानी कि वेरिएबल को मतलब क्या है कि वेरिएबल के अंदर भी ना कोई एक वैल्यू रखी होगी, तो उस दी गई वैल्यू को, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप की क्यों ना हो, एक दिए गए रैपर क्लास, जो कि रैपर क्लास आप इंटीजर भी लगा सकते हैं, फ्लोट भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं, इनमें से किसी भी रैपर क्लास जो भी आपने अगर इंटीजर लगाई है तो इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, आपने फ्लोट लगा रखी है रैपर क्लास तो फ्लोट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से आपने अगर डबल रैपर क्लास लगा रखी है तो डबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड दिए गए वेरिएबल या फिर कह लीजिए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा, और जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कन्वर्टेड फॉर्म में। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए सभी फंक्शंस को चलते हैं आप लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्लूजे ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम न्यू क्लास में जाते हैं और एक नई क्लास बना लेते हैं। आज हम स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम अपनी क्लास का नाम स्ट्रिंग फंक्शंस दे देते हैं, जिसमें स्ट्रिंग्स का S और फंक्शंस का F बड़ा है। डॉट क्लास यहाँ पर सेलेक्टेड रहने देंगे और ओके बटन पर करेंगे क्लिक। ये हमारी क्लास बनकर आ चुकी है। डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, सबको सेलेक्ट करने के बाद हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक नई क्लास खुद से बना देते हैं। पब्लिक क्लास स्ट्रिंग फंक्शंस। ध्यान रखिएगा जो अभी आप लोगों ने नाम दिया था अपनी फाइल का यानी कि क्लास का, वही नाम आपको यहाँ पर भी देना है। अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARGS लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं लिख लेता हूँ। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि अपने मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद अब हम अपने सभी स्ट्रिंग फंक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्वल्स फंक्शन को, तो इक्वल्स फंक्शन को पढ़ने के लिए हम पहले दो स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। स्ट्रिंग लेट सपोज str1 इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रिंग दे दी जैसे कि हेलो इट्स गुड टुडे। लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं और दूसरी तरह से दूसरी स्ट्रिंग भी बना लेते हैं। ऊपर सॉरी मैं R भूल गया था स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग स्पेस str2 इज इक्वल टू डबल कोट्स लगा करके दूसरी स्ट्रिंग दे देता हूँ, यस इट्स गुड। लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन और यहाँ पर अब हम लगाएंगे अपना इक्वल्स फंक्शन। सबसे पहले लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और अंदर हम लगाएंगे अपने इक्वल्स फंक्शन को। यहाँ पर लिखेंगे str1 डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में str2। इसका मतलब है कि str1 को कंपेयर करो str2 से कि क्या ये str1 और str2 में दिए गए जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पर ट्रू लिख करके आ जाएगा और अगर नहीं होंगे तो ये फॉल्स लिख करके आ जाएगा। लिखने का काम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन कर रहा है। कंपाइल पर करते हैं क्लिक। ये हमारी क्लास सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। ये देखिए नीचे नो सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं रन। यहाँ से करते हैं इसे क्लोज। अपनी क्लास के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर वॉइड मेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ओके बटन पर करते हैं क्लिक। ये देखिए फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर अलग अलग टेक्स्ट दिया हुआ है, दोनों सेम नहीं है। अब अगर हम दोनों को सेम कर देते हैं तो क्या होगा? लेट सपोज कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं हेलो कर देता हूँ। अब दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर सेम टेक्स्ट है। तो इस बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं। हमारी क्लास कंपाइल हो चुकी है। इसे करते हैं क्लोज, राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड ओके बटन पर क्लिक। ये देखिए इस बार हमारा आंसर ट्रू आ रहा है।
हमारा पुराना रिज़ल्ट फॉल्स अभी भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले करते समय हमेशा पुराना जो आउटपुट है उसे क्लियर कर दिया जाए, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे, क्लियर स्क्रीन एट मेथड कॉल, यहाँ पर चेक लगा देंगे। तो ये देखिए इस बार चेक लगा हुआ है ऑलरेडी, तो अगली बार से जब भी हम आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे तो पुराना आउटपुट हमें क्लियर होकर के मिलेगा। क्लोज कर देते हैं, दोबारा आते हैं अपने क्लास में। हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा जो इक्वल्स फंक्शन है वो दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, और अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, सेम हैं, तभी जा करके ये हमें ट्रू देगा, और अगर ज़रा सा भी अंतर होता है तो ये फॉल्स देगा। लेट सपोज कि यहाँ पर दोनों हेलो में से स्ट्रिंग 2 का जो हेलो है उसका h मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब दोनों एक जैसे नहीं हैं, एक में अपर केस है, एक में लोअर केस है। दोबारा कंपाइल करते हैं, देखिए कंपाइल हो चुका है नीचे, और क्लोज करके दोबारा रन करता हूँ मैं। ये देखिए इस बार फॉल्स आ रहा है। ये देखिए पुराना आउटपुट भी हमारा इरेज होकर के इस बार आया है आउटपुट हमारा। तो इस बार फिर से फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हमारे दोनों स्ट्रिंग्स सेम नहीं हैं। सेम इसी प्रकार से वर्क करता है हमारा इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन। अब इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इक्वल्स इग्नोर केस लगा देता हूँ। ध्यान रखिएगा इग्नोर का i बड़ा रहेगा यहाँ पर, और केस का c बड़ा रहेगा यहाँ पर, और पूरे फंक्शन के नाम में यानी इक्वल्स इग्नोर केस में पहला वर्ड जो इक्वल्स है उसका ई छोटा रहेगा, और बाकी जो दो वर्ड हैं इग्नोर और केस, इनके आई और सी बड़े रहेंगे यानी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, जिसे कहा जाता है कैमल केस लेटर्स। तो यहाँ पर जावा में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कैमल केस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, लेकिन केस को इग्नोर करते हुए कि अपर केस है या लोअर केस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए एक में अपर केस है, एक में लोअर केस है, तो यहाँ पर इसे इग्नोर कर दिया जाएगा और दोनों स्ट्रिंग्स को सेम कहा जाएगा। चलिए फिर से कंपाइल करके रन करते हैं, क्लोज, वर्ड मेन और ओके। ये देखिए पहला आउटपुट आ रहा है फॉल्स जो कि इक्वल्स फंक्शन का आउटपुट है, और नीचे वाला जो आउटपुट आ रहा है वो है इक्वल्स इग्नोर केस का आउटपुट जो कि ट्रू आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं हेलो में थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, जैसे कि जावा यहाँ पे लिखता हूँ अपर केस में, यानी कि पहला लेटर कैपिटल लेटर कर दिया, और यहाँ पर मैं जावा का जे छोटा कर देता हूँ और ए कैपिटल कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी अपर केस या लोअर केस को ना देखते हुए स्ट्रिंग्स को देखा जाएगा, और स्ट्रिंग्स दोनों सेम हैं, इस वजह से आउटपुट ट्रू ही आएगा। क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन और ओके। ये देखिए अभी भी हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। वापस चलते हैं, यहाँ पर मगर मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में से किसी एक के अंदर एक लास्ट में स्पेस डाल देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग्स अलग हो गई, यहाँ पर केस के अलावा भी कुछ अंतर आ गया, इसलिए चाहे वो इक्वल्स फंक्शन हो चाहे वो इक्वल्स इग्नोर केस हो, दोनों ही फॉल्स आउटपुट देंगे आप, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स अलग अलग हो गई हैं बिल्कुल। वर्ड मेन और ओके, ये देखिए दोनों ही आउटपुट फॉल्स आने लगे अब। तो उम्मीद करता हूँ इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंपेयर टू फंक्शन। दोबारा मैं अपनी इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पर हम कंपेयर टू फंक्शन को लगाते हैं। कंपेयर का c छोटा रहेगा और 2 का t बड़ा रहेगा। अब कंपेयर टू क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 यानी str1 और str2 को कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि दोनों सेम है या नहीं। ये भी इक्वल्स फंक्शन की तरह से ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये बुलियन आंसर नहीं देता है, ये 1 0 या फिर कोई निगेटिव वैल्यू यानी -1 -2 -3 इस तरह से कोई रिजल्ट हमें देगा। जब मैंने आप लोगों को बोर्ड पर समझाया था तो आपको बताया था कि कंपेयर टू फंक्शन लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स का पहला लेटर देखेगा, अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर फिर दूसरा वाले पे जाएगा, दूसरे भी सेम है तो तीसरे पे जाता है, जब तक उसे कोई कैरेक्टर दोनों में अलग अलग नहीं मिल जाता तब तक ये कंपेयर करता रहता है। तो जैसे कि हमारी इन स्ट्रिंग्स के अंदर पहला ही लेटर में डिफरेंस मिल गया कि इसका जो H है वो कैपिटल है, इसका H स्मॉल है, तो यहाँ पर जब कंपेयर करेगा तो पाएगा कि कैपिटल H के जो स्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है और स्मॉल h की स्काई वैल्यू क्या होती है, ये इसको देखना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि कैपिटल H है, इसका जो स्काई वैल्यू होती है वो 72 होती है और स्मॉल h की जो स्काई वैल्यू होगी वो 104 होगी। तो यहाँ पर दोनों की स्काई वैल्यू में ऊपर वाली की स्काई वैल्यू छोटी है और नीचे वाली की स्काई वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर जब पहली स्ट्रिंग जो कंपेयर टू के आगे लिखा हुआ है यहाँ पर
उसकी स्काई वैल्यू कम होगी और ब्रैकेट के अंदर जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसकी स्काई वैल्यू ज़्यादा होगी, तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो निगेटिव नंबर आता है। इसी तरह से अगर आगे दी गई स्ट्रिंग की स्काई वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर दूसरी में str2 की जगह पर अगर जो स्ट्रिंग दी गई है उसकी स्काई वैल्यू अगर कम है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएगा और हमारा जो आउटपुट आएगा यानी कि नंबर मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स सेम होती हैं, एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, अपर केस या लोअर केस का भी नहीं होता है, तो यहाँ पर आउटपुट 0 आता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा इस कैपिटल लेटर का जो स्काई वैल्यू है वो 72 होगी और स्मॉल वाले h की जो स्काई वैल्यू है वो 104 होगी। अब स्मॉल वाले 104 में से 72 को घटाएगा यानी कि माइनस करेगा तो आउटपुट आएगा 32। देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और वॉइड मेन एंड ओके। ये देखिए माइनस का 32 आ रहा है। क्यों माइनस का आ रहा है? क्योंकि जो str1 है यानी कि ऊपर वाला h, इसकी स्काई वैल्यू कम थी। कम में से जब ज़्यादा को घटाएगा, यानी इसकी स्काई वैल्यू 72 थी, इसकी स्काई वैल्यू 104 थी, तो 72 माइनस 104 किया, ना कि 104 में से 72 माइनस किया। वहीं पर अगर ऊपर वाले का h स्मॉल कर दें इस तरह से और नीचे वाले को कैपिटल कर दें कुछ इस तरीके से, तो अब ऊपर वाले की स्काई वैल्यू 104 हो जाएगी और नीचे वाले की 72 हो जाएगी। अब 104 में से जब 72 घटाएगा तो प्लस का 32 आएगा। तो फिर से देखिए, कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और वॉइड मेन और ओके। इस बार प्लस का 32 आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए हमारा 32 आउटपुट प्लस का इस बार आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कंपेयर टू फंक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब वहीं पर अगर मैं दोनों स्ट्रिंग्स को एकदम एग्जैक्टली सेम कर देता हूँ, जैसे कि स्मॉल लेटर में यहाँ पर भी हेलो लिख देते हैं और दूसरे वाले में भी स्मॉल लेटर में ही हेलो लिख देते हैं। अब दोनों एग्जैक्टली सेम है। इस बार कंपेयर टू फंक्शन क्या करेगा? इस बार कंपेयर टू फंक्शन दोनों का आउटपुट 0 देगा। चलिए देखते हैं, वॉइड मेन और ओके। ये देखिए हमारा आउटपुट 0 इस बार आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कंपेयर टू आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कंपेयर टू इग्नोर केस होता है। कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं नीचे ही और कंपेयर टू इग्नोर केस भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। इग्नोर का i बड़ा रहेगा और केस का c बड़ा रहेगा। यहाँ पर फिर से वही काम करेगा जैसे हमारा कंपेयर टू फंक्शन काम कर रहा था, बस यहाँ पर केस को इग्नोर कर देगा, यानी कि अपर केस लोअर केस को नहीं देखेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हेलो हेलो दोनों में सेम दिया हुआ है, तो कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा? कंपेयर करेगा और केस तो पहले से ही सेम है तो इग्नोर करने का कोई बात ही नहीं है। तब भी आउटपुट क्या आना चाहिए? यहाँ पर 0 आउटपुट आएगा, क्योंकि कंपेयर टू इग्नोर केस के लिए यहाँ पर केस तो पहले से ही सेम है ना, तो इग्नोर क्या करना। तो यहाँ पर आउटपुट ये 0 देगा, क्योंकि कंपेयर करते समय इसे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। वॉइड मेन और ओके। ये देखिए यहाँ पर फिर से देखिए चौथा आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, जो कि इग्नोर केस का है। वापस चलते हैं। इस बार मैं इसका कैपिटल H कर देता हूँ और नीचे वाले को स्मॉल h रहने देता हूँ। तो इस बार कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा? फिर से कंपेयर करेगा और केस को इग्नोर कर देगा। जब केस को इग्नोर कर देगा तो कैपिटल H और स्मॉल h इन दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, दोनों इसके लिए सेम ही होंगे। तो आउटपुट ये फिर से हमें 0 ही देगा। अब 4 चीज़ें हो गई हैं, तो चलिए डिफरेंस पता करने के लिए मैं आगे यहाँ पर लिख भी देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इक्वल्स, इसी तरह से दूसरे में इक्वल्स इग्नोर केस, ये नॉर्मल मैसेज में लिख रहा हूँ ताकि ये पहले से आगे लिखा हुआ आएगा, तो आउटपुट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा आउटपुट किसका है। यहाँ पर हमने कंपेयर टू फंक्शन किया तो यहाँ पर कंपेयर टू लिख देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर कंपाइल करते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं आप लोगों को, यहाँ पर हम कंपेयर टू इग्नोर केस को चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा? यहाँ पर केस को इग्नोर करते हुए दोनों को कंपेयर करेगा और बता देगा कि ये दोनों सेम हैं। तो आउटपुट हमारा फिर से यहाँ पर भी 0 आना चाहिए कंपेयर टू इग्नोर केस का।
और वहीं पर इग्नोर केस ना हो करके कंपेयर टू है अगर खाली, तो वो फॉल्स देगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर कैपिटल एच और स्मॉल एच में डिफरेंस है। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं एंड वॉइड मेन और ओके। ये देखिए कंपेयर टू इग्नोर केस का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि उसके लिए अभी भी ये सेम ही है। उम्मीद करता हूँ कि कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन दोनों ही फंक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। अपनी इस लाइन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना रिप्लेस फंक्शन, तो यहाँ पर रिप्लेस लिख लेते हैं। अब रिप्लेस फंक्शन क्या काम करेगा, रिप्लेस फंक्शन का आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी स्ट्रिंग को थोड़ा सा लंबा करना होगा। लेट्स सपोज कि str1 को हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। हेलो माय नेम इज जावा। अब यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन के अंदर जाते हैं। अब ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है डबल कोट्स में, ये तो एक नॉर्मल मैसेज है जो लिख करके आएगा, ताकि आप लोग समझ जाएं कि यहाँ पर रिप्लेस का आउटपुट आ रहा है। प्लस के बाद अब हम आगे अपना फंक्शन लगाते हैं रिप्लेस फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि str1 में जाइए डॉट, इसमें रिप्लेस कर दीजिए। क्या रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस फंक्शन को लगाया, ब्रैकेट लगाया रिप्लेस फंक्शन के, और अंदर आएंगे। रिप्लेस फंक्शन में हम देते हैं कि डबल कोट्स के अंदर पहले वो देंगे जिसे रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इज़ रिप्लेस हो जाए, डबल कोट से बाहर निकल करके कॉमा लगाया हमने, और इसकी जगह पर क्या लिख करके आ जाए, आर लिख करके आ जाए। तो अब हमारा str1 में ये जाएगा रिप्लेस फंक्शन, और वहाँ पर जहाँ पर भी इस पाएगा वहाँ पर ये आर लिख करके दे देगा। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पर जो भी नया आउटपुट होगा, यानी हेलो माय नेम इस की जगह पर आर जावा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग इस जगह पर डिस्प्ले हो जाएगी रिप्लेस के आगे। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करके वॉइड मेन ओके। ये देखिए हेलो माय नेम इज की जगह पर आर आ रहा है जावा, ये हमारी स्ट्रिंग हमें आउटपुट के रूप में मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारा रिप्लेस फंक्शन किसी स्ट्रिंग के अंदर जाता है और किसी एक टेक्स्ट को ढूंढेगा, और उस टेक्स्ट को ढूंढकर उसके स्थान पर कोई नया टेक्स्ट लिख देगा। वापस आते हैं। अब अगला फंक्शन है हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन। तो यहाँ पर मैं सब स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। सब स्ट्रिंग क्या करता है, हमारा सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर जाता है, और उस स्ट्रिंग के अंदर जा करके जितने भी कैरेक्टर्स हम कहेंगे उससे उतने कैरेक्टर्स ये निकाल कर आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले कर देता है। जैसे अब हम यहाँ पर str कंपेयर टू की जगह पर यहाँ पर सब स्ट्रिंग लगा देते हैं, सब स्ट्रिंग, और अंदर हम क्या देंगे, अंदर हम देंगे इंडेक्स नंबर्स, किस नंबर से किस नंबर तक का डेटा हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर दिया कि हमें 2 से लेकर कॉमा 7 तक का डेटा दे दीजिए। तो इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 7 तक के जितने भी कैरेक्टर होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी str1 ये है पहली वाली, हेलो माय नेम इज जावा, इसमें जाएगा, और पहला कैरेक्टर जो कि 0 नंबर इंडेक्स पर है, तो पहले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर 0 हो गया, दूसरे ई का हो गया 1, तीसरे का हो गया 2, यानी कि तीसरा वाला कैरेक्टर यानी कि जो पहला एल है हेलो का, यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया दूसरा एल, 4 हो गया ओ, 5 हो गया ये स्पेस, 6 हो गया हमारा एम, और 7 हो गया हमारा वाई। तो इतने कैरेक्टर्स एल एल ओ स्पेस एम वाई, इतने कैरेक्टर्स सब स्ट्रिंग फंक्शन इस स्ट्रिंग से निकाल करके आउटपुट के रूप में हमें दे देगा। तो ये काम है हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन का। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो एल एल ओ स्पेस एम वाई, क्या ये आउटपुट हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन आउटपुट के रूप में हमें दे रहा है या नहीं। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और राइट क्लिक वॉइड मेन एंड ओके। ये देखिए हमारा एल एल ओ एम तक जा रहा है, वाई हमारा स्किप हो गया। क्यों हो गया ऐसा, चलिए देखते हैं। कि वापस आते हैं तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग में जो भी हम नंबर दे रहे हैं, यानी इंडेक्स नंबर्स दे रहे हैं, यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना है हमें इंडेक्स नंबर, और 7 तक जाना है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में हमने क्या कहा कि भाई 2 से लेकर 7 तक जाना। तो जो पहला नंबर देते हैं यानी कि स्टार्ट वाला इंडेक्स, जिसे स्टार्ट इंडेक्स बोलते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसे एंड इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी लिस्ट कैरेक्टर्स की निकाल के देगा, तो स्टार्ट इंडेक्स उस लिस्ट में इंक्लूडेड रहता है, जबकि जो एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है। अब एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है,
अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ही बता देता कि ये 7 नंबर वाला नहीं आएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, तो आप लोग शायद ना समझ पाते। इसलिए मैं अब बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर 2 से हमारा अल्फ़ाबेट्स को काटना स्टार्ट करेगा सब स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ से, और जब 7 पे पहुँचेगा तो 7 से एक कदम पहले ही रुक जाता है। तो जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर आप दे रहे हैं, जैसे अगर आप 7 दे रहे हैं तो 7 से पहले 6 पर ही रुक जाएगा, वैसे ही अगर आप 10 दे रहे हैं तो ये 9 पर ही रुक जाएगा। इस बार अगर मैं देता हूँ यहाँ पर 11, तो 2 से लेकर 11 तक जाएगा। वापस देखते हैं, 2 3 4 5 ये स्पेस, 6 7 8 ये स्पेस, 9 10 11 दिया है, यानी m तक दिया है हमने लाने के लिए। तो 11 जब दिया है तो ये m के पहले यानी a पर ही रुक जाएगा, और l l o m y और n a इतना ही हमारा आउटपुट हमें मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से सब स्ट्रिंग फंक्शन में ये रेंज दीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट वाला जो होता है वो इंक्लूडेड रहता है और एंड वाला जो होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है। कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन और ओके। ये देखिए NA तक ही आउटपुट फिर से हमें मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सब स्ट्रिंग फंक्शन का काम भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं देर ना करते हुए अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है हमारा स्टार्ट्स विद फंक्शन। वापस इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने मैसेज में स्टार्ट्स विद। अब स्टार्ट्स विद फंक्शन क्या करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये किसी स्ट्रिंग को चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग दिए गए कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर str1 में जाएगा और यहाँ पर कंपेयर टू की जगह स्टार्ट्स विद लगाते हैं। स्टार्ट्स का s छोटा जबकि विद का w बड़ा रहेगा। और स्टार्ट्स विद के अंदर हम यहाँ देते हैं कुछ कैरेक्टर्स कि हमारी स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर डबल कोट में दे देते हैं कुछ कैरेक्टर, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पर हेलो से, तो यहाँ पर हम HE दे देते हैं कि हमारी स्ट्रिंग HE से स्टार्ट हो रही है। अगर HE से स्टार्ट हो रही होगी तब तो ये ट्रू देगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, दिए गए कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो रही होगी, तो ये फॉल्स देगा। कंपाइल करते हैं, क्लोज, वॉइड मेन और ओके। ये देखिए ट्रू आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही थी जिसमें H और E हमारे आ रहे थे, तो ये हमारा ट्रू आ रहा है। इसी तरह से स्मॉल करके भी देख लेते हैं, क्या H अगर स्मॉल कर दें तो क्या ये ट्रू देगा। ओके करते हैं, ये देखिए अब ये फॉल्स दे रहा है। तो यानी कि हमारा जो स्टार्ट्स विद फंक्शन है वो अपर केस और लोअर केस को ध्यान में रखता है, यानी डिफ्रेंशिएट करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर डबल कोट में कोई स्ट्रिंग न दे करके कोई दूसरा स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर str2 को भेज देते हैं। अब क्या होगा, str1 में एक स्ट्रिंग पड़ी है, str2 में एक स्ट्रिंग पड़ी है। स्टार्ट विद से हमने कहा है कि str1 में जाओ और क्या चेक करो कि str1 की स्टार्टिंग क्या str2 में जो भी स्ट्रिंग दी गई है उससे हो रही है। अब str2 में क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 में जाओ और देखो क्या इस वाले हेलो यानी इस कैरेक्टर से हमारी ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर इससे तो हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें h छोटा है और इसमें कैपिटल है, और अभी हमने देखा था कि कैपिटल और स्मॉल से स्टार्ट विद फंक्शन को फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप स्मॉल h देंगे तो यहाँ पर ये फॉल्स आउटपुट देगा, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कैपिटल H कर देता हूँ, ये देखिए, तो अब हमने कहा कि स्ट्रिंग 2 में क्या है, हेलो पड़ा हुआ है। क्या हेलो इस वाले हेलो से स्टार्ट हो रही है हमारी पहली स्ट्रिंग? हाँ हो रही है, इस बार ये ट्रू आउटपुट देगा। चलिए वॉइड मेन और ओके करते हैं। ये देखिए हमारा ट्रू आ गया हमारा आउटपुट, क्योंकि हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें भी कैपिटल H लिख गया है। अब हम अगर स्मॉल h कर देते हैं तो ये वापस ट्रू न दे करके आउटपुट को ये फॉल्स देगा। राइट क्लिक, वॉइड मेन और ओके। ये देखिए इस बार हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है स्टार्ट विद का। चलिए बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन हमारा स्टार्ट विद की अपोजिट यानी कि एंड्स विद फंक्शन है। अब ये एक स्ट्रिंग को पीछे से देखेगा, यानी कि लास्ट से चेक करना स्टार्ट करेगा कि हमारी स्ट्रिंग दिए गए कैरेक्टर से एंड हो रही है या नहीं। अब यहाँ पर भी str1 में जाएगा और स्टार्ट विद की जगह पर एंड्स विद कर देते हैं, और एंड्स विद फंक्शन चेक करेगा कि str2 से एंड हो रही है कि नहीं हमारी str1 वाली स्ट्रिंग। तो str2 में तो दिया हुआ है हेलो, ये तो स्टार्टिंग थी। अब अगर हम यहाँ पर जावा में से
पूरा जावा लिख दें चाहे AVA लिख देते हैं, तो ये चेक करेगा कि इस स्ट्रिंग में जाकर के कि या लास्ट में यानी कि एंडिंग इसकी AVA से हो रही है। तो कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, हमारा आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि हमारी str1 में लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज़ जावा, जावा में AVA से एंडिंग हो रही थी, तो हमारा देखिए एंड्स विद फंक्शन हमारा आउटपुट ट्रू दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट विद फंक्शन और एंड्स विद फंक्शन दोनों ही समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। स्टार्ट विद फंक्शन चेक करता है कि दी गई स्ट्रिंग यानी स्टार्ट विद फंक्शन के आगे जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है यानी कि ये str1 इस स्ट्रिंग में जाएगा और चेक करेगा कि ये वाली स्ट्रिंग यानी str1 क्या str2 से स्टार्ट हो रही है। और इसी तरह एंड्स विद फंक्शन क्या चेक करेगा कि str1 में जाएगा और चेक करेगा कि क्या str1 की जो एंडिंग है वो str2 से हो रही है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि हमारा है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखने के लिए मैंने बताया था आपको रैपर क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम ये जो दिए गए सिंटैक्सेस हैं जो अभी तक हम लोगों ने किया है इसे मैं कर देता हूँ डिलीट ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। और इसकी जगह पर अब मैं पहले रैपर क्लास और उसके सिंटैक्सेस लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को एक साथ समझाना शुरू करता हूँ। तो ये मैंने अपना सभी आउटपुट लिख लिया है। यहाँ पर मैंने इंटीजर रैपर क्लास लगाई है जिसके साथ मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन को लगाया है और इसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास कर रखी है। यहाँ पर जो 9 मैंने भेजा है वो एक इंटीजर वैल्यू है। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा जो कि इंटीजर ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इसके आगे इंटीजर रैपर क्लास लगाई है। तो इंटीजर रैपर क्लास की मदद से वैल्यू ऑफ फंक्शन इसे इस 9 वैल्यू को ऑब्जेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इस x नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। अब x एक ऑब्जेक्ट क्यों है, ये एक वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि आगे जो लगाई गई है वो है एक रैपर क्लास और रैपर क्लास एक क्लास है और इसी के लिए इसका पहला लेटर I कैपिटल में लिखा हुआ है। और रैपर क्लास या फिर किसी भी क्लास की मदद से अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल ना कहलाकर एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये जो 9 वैल्यू है वो इस x नाम के ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगी। इसी तरह से डबल जो रैपर क्लास है उसके साथ हमने वैल्यू फंक्शन को लगाया और इसमें 5 वैल्यू को भेजा और डबल रैपर क्लास क्या करेगी, इस 5 वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट वैल्यू यानी कि डबल ऑब्जेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करके इस c नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगी। इसी तरह से फ्लोट रैपर क्लास 80 जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये 80 है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में दिया है और यहाँ पर फ्लोट रैपर क्लास इस वैल्यू ऑफ फंक्शन की मदद से इस 80 जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगी यानी कि फ्लोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगी और a नाम के ऑब्जेक्ट में सेव करा देगी। इसी तरह से इंटीजर रैपर क्लास हमने दोबारा लगाई और इसके अंदर हमने भेज दिया 444। दोबारा आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ये गायब हो गया। अब XCA 3 रैपर क्लासेस हैं, एक इंटीजर रैपर क्लास, एक डबल रैपर क्लास और एक फ्लोट रैपर क्लास। यहाँ पर इन तीनों को मैंने बताया x में, c में और a में आएगा वही, यानी कि यहाँ पर भी 9 वैल्यू ही जाएगी x में, 5 वैल्यू ही जाएगी c में और 80 जाएगी a में। लेकिन जब 80 a में जाएगा तो ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट होकर के फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं इनके आउटपुट क्या क्या आते हैं हमें। तो चलिए कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करते हैं वर्ड मेन और ओके। ये देखिए हमारा 9 आउटपुट आ रहा है, 5.0 आ रहा है और 80.0 आ रहा है। 80 में 0.0 लग गया क्योंकि इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 5.0 लगाया क्योंकि ये डबल में कन्वर्ट हो गया। डबल और फ्लोट आपको पता ही है, दोनों में ही डेसिमल लगता है। और 9 जो कि इंटीजर था, इंटीजर रैपर क्लास लगाई थी तो इंटीजर का इंटीजर में ही रहा, किसी अदर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ है ये। बस अभी ये वैल्यू ना होकर के ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू हमें मिल रही है। दैट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट में रखी हुई वैल्यू है, ना कि किसी वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है ये हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी बस आप लोगों को इतना जानना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू को यानी कि एक नॉर्मल वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट में रखी हुई वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। या फिर हम ये सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारे सभी स्ट्रिंग फंक्शंस पूरे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी फंक्शंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है या किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।